गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज तिवारी आज आप लोगों को क्लास 10th पॉलिटिक्स चैप्टर 2 पार्ट 3 फेडरलिज्म पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें व्हाट मेक्स द इंडिया ए फेडरल कंट्री उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें क्या है कि जैसा कि मैं पहले भी बताया था आप लोगों को कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि क्या है किसी भी कंट्री में अगर जो है कंट्री को स्टेट गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है, जिसको 2 टायर सिस्टम कहा जाता है। तो 2 टायर सिस्टम के तहत जो डिवाइड किया जाता है तो उसे फेडरल कंट्री कहा जाता है। तो इंडिया क्या है, इंडिया में 3 टायर सिस्टम है। तो इंडिया को क्या है कि 3 लिस्ट में 3 लेवल पर डिवाइड किया गया है। एक सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, एक लोकल लेवल पर जो है लोकल गवर्नमेंट, जिसको पंचायत कहा जाता है, और विलेज में पंचायत, और जो टाउन्स और सिटी हैं उसमें जो है म्यूनसिपालिटीज़। तो इस तरह एक जो है फेडरल कंट्री है इंडिया। और उसमें देखिए तो फेडरल कंट्री में तो इसे जो है जो अपना इंडिया है गवर्नमेंट है उसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। और 3 लिस्ट का मतलब ये है कि किस क्षेत्र में कौन उसमें रूल रेगुलेशन बना सकता है, टैक्स कलेक्शन कर सकता है, और किन सब्जेक्ट पर वो काम कर सकता है, इसमें जो है ये डिवाइड किया गया है। तो इस तरह यूनियन लिस्ट जो है और स्टेट लिस्ट और कंटेंट लिस्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में जो है ये सेंट्रल नेशनल लेवल के जो है इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, जिसमें कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल रेगुलेशन बनाता है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बनाता है और उसमें लगभग 100 सब्जेक्ट हैं। 100 सब्जेक्ट जो हैं वो लिया गया है इसमें। और इसमें जो है मुख्य रूप से देखें तो जो सब्जेक्ट हैं वो नेशनल लेवल के हैं। डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, और जो है करेंसी है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, जिस पर रूल रेगुलेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर जो है काम करता है, इन सब्जेक्ट पर काम करता है। उसी तरह स्टेट लिस्ट जो है वो स्टेट के जो है इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं, और स्टेट के द्वारा जो है ये बनाया जाता है। इसके स्टेट के द्वारा रूल रेगुलेशन इस पर बनाया जाता है, और स्टेट के द्वारा ही इस पर जो है काम किया जाता है। इसमें जो फंड है वो खर्च किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। टैक्स कलेक्शन भी जो है वो इसी के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इस तरह उसमें 66 सब्जेक्ट आते हैं, और ये 66 सब्जेक्ट जो है उसमें मुख्य रूप से देखें जो है पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, और एग्रीकल्चर है। ये कुछ ऐसे डिपार्ट हैं, इरिगेशन है, कुछ ऐसे डिपार्ट हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। उसी तरह कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो कंकरेंट लिस्ट जो होता है वो ऐसा होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं। तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल रेगुलेशन बनाता है। स्टेट गवर्नमेंट भी बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाता है, दोनों रूल बनाते हैं। और इस तरह जो 52 सब्जेक्ट जो है इसमें आता है। और एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड जो है ट्रेड कॉमर्स स्टेट गवर्नमेंट में आता है। ट्रेड यूनियंस जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, और एडाप्टेशन, मैरिज भी जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब इसकी बात यह है कि अगर कोई ऐसी समस्या आती है कि रूल रेगुलेशन जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दोनों के द्वारा बनाया जाता है, तो कभी कभी जब दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में विरोधाभास हो, जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच किसी तरीके का विरोधाभास होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाया गया होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाया गया होता है उसी को जो है मान्य किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। इसके बाद आता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के समय जो है नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के समय वो सब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन बाद में वो सब्जेक्ट आए तो उसे रेसिड्यूरी में रखा गया, और उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इत्यादि आते हैं। तो ये क्या है, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बाद में जुड़े हैं। तो ऐसे जो सब्जेक्ट हैं जो रेसिड्यूरी में रखा जाता है उसका प्रभाव जो है यूनियन
लिस्ट का होता है, मतलब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रभाव रहता है, रूल रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। बाद में ये जो लिस्ट हैं वो यूनियन लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद है कि जैसे अब फेडरलिज्म की ही बात करते हैं, तो जैसे जो इंडिया है, इंडिया में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी स्टेट हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जैसे जम्मू कश्मीर। फिलहाल जम्मू कश्मीर को जो है 5 अगस्त 2019 में धारा 370 एबॉलिश करके उसे विशेष राज्य का दर्जा जो है हटा दिया गया, लेकिन पहले उसे दिया गया था। उसी तरह कुछ ऐसे राज्य थे जैसे कि यूनियन टेरिटरीज़ की तरह उनको जो है दिया गया था। तो यूनियन टेरिटरी दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, एक कुछ छोटे जो है राज्य कह लीजिए यूनियन टेरिटरी हैं, जिन्हें कोई रूल रेगुलेशन बनाने का अधिकार नहीं है, उनका अपना गवर्नमेंट नहीं, उस पर सारा अधिकार जो है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन बना करके उस पर काम करती है, या एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में वो काम करता है। इसके बाद बात आता है कि फिर जैसे इसमें है कि जो लिस्ट है, जैसे मैंने अभी बात किया था कि धारा 370 जो है अबॉलिश कर दिया गया, तो किसी तरीके का इस तरह का अगर है, इस तरीके का रूल रेगुलेशन बनता है, तो रूल रेगुलेशन को चेंज करने में भी पूरे जो राज्य में बाइकामेरल जो है एक तरीके से हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, तो बाइकामेरल में जो है 2 संसदात्मक व्यवस्था, एक तो जो है लोकसभा, एक राज्यसभा। तो इस तरीके का कोई परिवर्तन या अमेंडमेंट करना होता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ये पारित होना चाहिए। इसके बाद जितने भी राज्य हैं उनके सदनों में कम से कम आधे राज्य के सदन द्वारा जो है ये अप्रूवल होना चाहिए, तब जा कर के इस तरीके का परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब जैसे मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री है तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने के कारण इंडिया को जो है मैंने बताया था 3 टायर सिस्टम में डिवाइड किया गया है। एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक पंचायत है जो कि विलेज लेवल पर होता है, और एक जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ है जो कि सिटी या टाउन के लेवल पर होता है। तो इस तरह क्या है, एक फेडरलिज्म है, एक फेडरल कंट्री है। अब जैसे बात की जाती है कि जैसे जब 1947 में इंडिया अपना आज़ाद हुआ, तो क्या है, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, भारत जो है एक बड़ा देश जिसमें कई भाषाएं बोली जाती हैं, कई परंपरा रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है, कई जाति धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो उस समय सबसे बड़ा इशू हो गया कि किस तरीके से भारत में जो है ये राज्य का बंटवारा किया जाए, फेडरल कंट्री बनाया जाए, पावर का शेयरिंग किया जाए, कैसे राज्य बनाया जाए। तो उसमें सबसे बड़ा इशू था। तो उस समय क्या है इशू था, तो इस इशू को ध्यान में रखते हुए जो है, वैसे देखें तो राज्य जो है 1947 से लेकर के 2019 तक अभी बने हैं। 2019 तक का मैं बता रहा हूं। तो जो है अगर देखें तो 1947 से 2019 तक जैसा कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इस तरह हम देखें तो जो 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट में 23 स्टेट को तो भाषा के माध्यम से जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज जहाँ उस एरिया में विशेष लैंग्वेज बोला जाता था, उनको शामिल करके एक भाषा के आधार पर राज्य बना दिया गया। लेकिन 5 ऐसे राज्य थे, फर्स्ट नागालैंड, सेकंड झारखंड, थर्ड उत्तराखंड, फोर्थ छत्तीसगढ़ और फिफ्थ जो है तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य थे जिनको जो है उनके फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है अलग किया गया था, और सभी 23 जो स्टेट्स हैं उनको उनके अपने भाषा के माध्यम से जो है उनको अलग किया गया था। तो ये तो हो गया। उसके बाद जो है जैसा मैंने बताया कि 2019 में 5 अगस्त 2019 को जो है धारा 370 एबॉलिश कर दिया गया। तो उस तरह जो है उसमें 2 जो है एक राज्य को हटा करके वहाँ 2 यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और जम्मू बना दिया गया। उसी तरह फिर उसमें चेंज किया गया, जो कि इस तरह से देखें तो 7 to 9, हाँ क्या है कि पहले 28 स्टेट और जो है 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। तो 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करता था। तो एक स्टेट कम कर दिया गया, जम्मू कश्मीर, तो 28 स्टेट हो गए। अब 28 स्टेट हो गए तो ये जो एक
यूनियन टेरिटरी जो एक राज्य था उस जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू। तो इस तरह 7 हुआ करती थी, 2 लद्दाख और जम्मू मिल जाने पर ये 7 यूनियन टेरिटरी 9 में हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, बाद में दमन दीव और दादरा नगर हवेली को, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को जोड़ दिया गया। और इस तरह इस समय भारत में 28 राज्य, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज इस समय इंडिया में है। उसके बाद भी जैसे जो लैंग्वेज के आधार पर विभाजित किया गया था, तो जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको बहुत बड़ा भय था कि कहीं ऐसा न हो कि भाषा के तरीके से जो राज्य का बंटवारा किया जाता है, कहीं न कहीं इस राज्य के बंटवारे में कोई समस्या हो जाए। लेकिन आगे चल कर के लोगों ने इसको अडॉप्ट किया और एक अच्छा डिवीज़न इसको माना गया, भाषा के माध्यम से जो है राज्यों को अलग किया गया। इसके बाद देखें तो लैंग्वेज पॉलिसी की बात की गई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में 22 भाषाओं को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं में 21 भाषा जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज के नाम से जाने जाते हैं, और उसमें से एक भाषा को, हिंदी को जो है, हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय जो है 2 भाषाओं को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, एक तो था इंग्लिश और एक था हिंदी, क्योंकि अधिकतम राज्य जो थे साउथ इंडिया के वो जो है इंग्लिश बोलने वाले थे। तो इस तरह जो है 20 भाषाएं शेड्यूल और 2 भाषा जो है वो एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज बना गया। 2 ऑफिशियल लैंग्वेज और 20 शेड्यूल लैंग्वेज। अब 2 ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद कहा गया था कि 1965 तक इससे क्या गया है, हटा दिया जाएगा, केवल हिंदी को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना के रखा जाएगा। बीच में डिमांड किया गया कि भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, लेकिन आज तक वो जो है केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। फिर आगे चल के 1965 में इसको एबॉलिश करने के लिए कहा गया। तो उस समय एबॉलिश करने के लिए जब कहा गया तो तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जो इंग्लिश बोला करती थी, इसके अलावा पूरे भारत में देखा गया तो जो हिंदी भाषी थे वो केवल 40% ही हुआ करते थे। तो एक तरफ से तो देखा गया कि उसे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि 40% लोग ही जो है हिंदी बोलने वाले थे। दूसरी तरफ जो है तमिलनाडु जैसे राज्यों में जो श्रीलंका का सिचुएशन था कि श्रीलंका में जो कि बना दिया गया था सिंघाली लैंग्वेज को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वहाँ कहीं न कहीं जो तमिल भाषी थे उनके और सिंघाली लैंग्वेज बोलने वाले के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया और कोल्ड वार हो गया। तो इस तरह देखने में हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि 1965 में वहीं श्रीलंका वाला सिचुएशन भारत में भी आ जाए, क्योंकि कहीं न कहीं तमिलनाडु या दक्षिण भारत के क्षेत्र से विरोध होना प्रारंभ हो गया था कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से न हटाया जाए। तो आगे चल कर के जो है यही फिर से अडॉप्ट किया गया कि जो 20 भाषाएँ थी उन्हें जो है शेड्यूल लैंग्वेज, 21 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेज बना दिया गया, और केवल हिंदी को जो है एक तरीके से मान्यता दिया गया, लेकिन क्या है कि उसमें 2 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन 21 शेड्यूल लैंग्वेज रखा गया। इंग्लिश को भी शेड्यूल लैंग्वेज नहीं रखा गया, लेकिन हिंदी के अलावा इंग्लिश को भी एक तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज बना के रखा गया। मतलब भारत में कोई भी एग्ज़ाम होता है या कोई भी परीक्षाएं कराई जाती है या किसी भी ऑफिस में वर्क किया जाएगा तो या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों भाषाओं में किया जाएगा। इस तरह से जो है इसे एडॉप्ट किया गया। तो इस तरह ये पार्ट मैंने आपको समझा दिया। अगले वीडियो में बचा हुआ पार्ट में आप लोगों को समझा दूँगा। दैट्स ऑल।